A very good morning to all the participants on behalf of DTRTI Lucknow, and we are starting today's session of Indian Contract Act and continuing with Section 57. Section 57 says that reciprocal promise to do things legal and also other things illegal. अगर ऐसी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कोई चीज़ जो की जाने वाली है वो लीगल है और जो दूसरा पार्ट है उसका दूसरी चीज़ें जो हैं प्रॉमिस के द्वारा जो की जाने वाली हैं वो इलीगल हैं, तो ऐसे कंडीशन में परफॉर्मेंस किस तरह से होगा? Where persons reciprocally promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal. The first set of promises is a contract, but the second is a void agreement. Reciprocal promises के तहत जहाँ पर persons प्रॉमिस करते हैं रेसिप्रोकली कि वो कोई लीगल चीज़ करेंगे और दूसरा खास परिस्थितियों में वो ये भी तय कर लेते हैं कि ये भी रेसिप्रोकली प्रॉमिस कर लेते हैं कि कोई इलीगल काम भी वो करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में जितना लीगल पार्ट है प्रॉमिसेस का वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और जितना इलीगल पार्ट है वो एग्रीमेंट ही वॉइड है. बट द सेकेंड इज अ वॉइड एग्रीमेंट. मतलब एक तो वॉइडेबल और वॉइड में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है. जो चीज़ वॉइडेबल होती है उसमें कोर्ट में जाके उसको वॉइड कराना पड़ता है, यानी कि वो अपने आप से वॉइड नहीं होती जब तक कि उसको वॉइड घोषित ना किया जाए. और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने आप ही वॉइड होती हैं, जैसे यहाँ पर है कि किसी भी एग्रीमेंट का जो इलीगल पार्ट है वो वॉइड है, वो एक वॉइड एग्रीमेंट है. जो लीगल पार्ट है वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. इलस्ट्रेशन है कि ए और बी एग्री करते हैं कि ए बी को बेचेगा एक घर 10,000 रुपये में, लेकिन यदि बी उसका इस्तेमाल गैम्बलिंग के लिए करेगा तो वो उसके 50,000 रुपये देगा. यहां पर जो पहली सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं कि घर बेचेगा वो तो 10,000 में बेचेगा, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन जो दूसरा सेट है वो अनलॉफुल उद्देश्य के लिए किया गया है कि भाई वो गैम्बलिंग के लिए बेच रहा है वो, तो गैम्बलिंग चूंकि इलीगल है इस वजह से वो एक जो दूसरा पार्ट है 50,000 देने वाला गैम्बलिंग के लिए यूज करने के लिए, वो वॉइड एग्रीमेंट है. क्योंकि यहां पर ए सोच रहा है कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूंगा अगर बी इस घर में गैम्बलिंग करना चाहे तो उसको बेचने का मैं प्राइस दूसरा लगा दूंगा, मैं ज़्यादा प्राइस लगा दूंगा, क्योंकि गैम्बलिंग के लिए मैं बेच रहा हूं तो इलीगल काम के लिए बेच रहा हूं तो मैं ज़्यादा प्राइस ले लूंगा. लेकिन मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि जो ज़्यादा लेने वाले प्राइस की बात वो सोच रहा है ए बी से, और जो बी उसको पे भी करना चाह रहा है, वो इलीगल है. उसके बाद आते हैं 58 पर. ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल. अगर विकल्पी वायदा किया जाता है और उसका एक ब्रांच इलीगल होता है. ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस यानी इसके बजाय ये मैं कर सकता हूं. इन द केस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस one branch of which is legal and the other illegal, the legal branch alone can be enforced. तो इसका भी थोड़ा सा 58 का भी जुड़ाव एक तरह से 57 से है इस हद तक कि एक ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस जहां की जाती है वहां पर, और ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस इस प्रकार से की जाती है कि ये अगर नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे. तो ये करेंगे जो पहले बात की जा रही है वो लीगल है, और जो अगर ये नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे वो जो दूसरा पार्ट है अगर इलीगल है
तो लीगल ब्रांच को ही एनफोर्स किया जा सकता है या लीगल ब्रांच ही कॉन्ट्रैक्ट है। एनफोर्स किया जा सकता है वर्ड इसलिए यूज किया गया कि हमने देखा था कि जो एग्रीमेंट एनफोर्स किए जा सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि एनफोर्स किया जा सकता है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ए और बी एग्री करते हैं कि ए बी को 1,000 रुपये देगा, और जिसके लिए बी बाद में ए को या तो चावल देगा और या फिर वो स्मगल की हुई अफीम देगा, स्मगल्ड ओपियम। तो इसमें ऑल्टरनेटिव है कि या तो चावल देगा या स्मगल्ड ओपियम देगा। तो जहां तक कि ये कॉन्ट्रैक्ट राइस के बारे में है उतना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन जहां तक कि ये कॉन्ट्रैक्ट ओपियम के बारे में है जो कि इलीगल है, वो एग्रीमेंट उस हद तक के लिए वॉइड है। उसके बाद आते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। जो भी पेमेंट किए जाते हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे एडजस्ट किया जा रहा है अकाउंट्स में, उसको अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। 59 में कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। जहां पर भी एक डेटर है, वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन, वो एक पर्सन की ओर अलग अलग कई सारी डेट्स ओ कर रहा है, and he makes a payment to him, where a debtor owing several distinct debts to one person makes a payment to him, और जिसकी तरफ वो डेट ओ कर रहा है उसको एक पेमेंट करता है, either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt। या तो साफ तौर पे वो इंटीमेट करता है, एक्सप्रेसली इंटीमेट करता है, या जो सर्कमस्टांसिस है वो इम्प्लाई कर रहे हैं कि वो जो पेमेंट है वो एक खास डेट को डिस्चार्ज करने के लिए यूज किया जाएगा। तो उस पेमेंट को यदि स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसको उसके अनुसार अप्लाई करना जरूरी है। यानी कि अगर एक्सप्रेसली इंटीमेटेड है कि डेटर जो भी पैसा दे रहा है वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए दे रहा है, तो उसी डेट में लगाना जरूरी है, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो इम्प्लाई कर रहे हैं कि वो उसी डेट के लिए दे रहा है तो भी उसी डेट में लगाना जरूरी है। अगर उस पेमेंट को स्वीकार किया जाता है तो, और स्वीकार ही नहीं किया जाता तो बात दूसरी है। तो ए इसमें एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है। ए बी को ओ करता है 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये वो इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रॉमिसरी नोट जो था उसने साइन कर रखा है जिसपे कि जो कि ड्यू हो रहा है 1 जून को। एक प्रॉमिसरी नोट उसने इशू किया था जिसपे साइन करके इशू किया कि मैं 1,000 रुपये तुमको दूंगा 1 जून। तो ये 1 जून को ड्यू हो रहा है। और भी डेट हैं जो कि उसने ले रखी है बी से, लेकिन ये वाली जो डेट है ये 1 जून को ड्यू हो रही है। वो बी को कोई और डेट उतने अमाउंट की ओ नहीं करता, मतलब 1,000 रुपये की कोई और डेट नहीं है, बाकी अलग अलग राशियों की है। अब 1 जून को ए बी को 1,000 रुपये दे देता है। तो क्योंकि यहां पर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो इम्प्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास और कोई डेट 1,000 की नहीं थी, बाकी अलग अलग राशियों की थी, अगर वो 1,000 रुपये दे रहा है वो भी 1 ही जून को दे रहा है, 1 जून को ये 1,000 वाली डेट ही एक्सपायर हो रही है या ड्यू हो रही है। तो चूंकि सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं जो इम्प्लाई कर रहे हैं कि ये जो 1,000 रुपये का पेमेंट किया जा रहा है ये उसी डेट को सेटिस्फाई करने के लिए किया जा रहा है। चूंकि सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं यहां पर इस एग्जाम्पल में, तो इसलिए इस डेट को उसी के लिए अप्लाई किया जाएगा, उसी डेट के लिए, उस पेमेंट को उसी डेट को डिस्चार्ज करने के लिए अप्लाई किया जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए बी को ओ करता है दूसरी डेट्स के अलावा 567 रुपये, दूसरी भी डेट्स हैं लेकिन 567 बी ओ करता है। बी ए को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि मुझे 567 रुपये दे दीजिए।
और ए बी को 567 रुपये दे देता है। तो ये जो पेमेंट है इसको भी उसी डेट को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया जाएगा जो बी ने जिसका पेमेंट मांगा था। क्योंकि सर्कमस्टांसेस यहाँ पे इस तरह के हैं कि उसी डेट की बात हो रही है 567 वाली, क्योंकि अमाउंट बहुत स्पेसिफिक है। और या फिर एक्सप्रेस इंटीमेशन से भी वो दे सकता है, पैसा देते वक्त कह देगा ये 567 वाली के लिए है, या 1000 देते वक्त कह देगा ये 1000 वाली डेट के लिए है, उधर लगेगा, या चिट्ठी में साथ में लिख देगा। तो जहां वो एक्सप्रेसली इंटीमेट करता है कि इस डेट में लगाना है तो ठीक है, और अगर जहां सर्कमस्टांसेस अप्लाई कर रहे हैं कि उस डेट में लगाना है तो उस हिसाब से होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 60। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि पेमेंट तो कर दिया लेकिन ये बताया नहीं कि भाई कौन से डेट के लिए है, ये कौन से लोन के लिए है ये। Where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, whether its recovery is or is not barred by the law in force for the time being, as to the limitation of suits. जहां पर भी ऐसा हुआ है कि डेटर ने ओमिट कर दिया है इंटीमेट करना, यानी डेटर से छूट गया है और उसने इंटीमेट नहीं किया कि कौन सी डेट के लिए वो पेमेंट कर रहा है, और कोई दूसरी परिस्थितियां भी नहीं है जो इंगित करें कि कौन सी डेट के लिए वो पेमेंट को लगाना है, अप्लाई करना है, तो उस केस में क्रेडिटर अपना डिस्क्रिशन अप्लाई करेगा। क्रेडिटर में अप्लाई, ये डिस्क्रिशन क्रेडिटर के पास रहेगा कि किसी भी लॉफुल डेट पे, विधि अनुसार जो डेट ली गई है उस पर, अनलॉफुल पर नहीं, किसी भी लॉफुल डेट पर वो जो भी एक्चुअली ड्यू हो गई है और पेबल हो गई है उसको, उस पे वो लगा दे। अब उस डेट की रिकवरी जो है वो लॉ के द्वारा बार्ड है कि नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, जो भी लॉ है लिमिटेशन ऑफ सूट्स की। कई बार जो लॉ है लिमिटेशन ऑफ सूट्स की कि अब आप सूट नहीं फाइल कर सकते हैं, और सूट फाइल करके आप इस डेट को नहीं ले सकते हैं, उसका लिमिटेशन हो चुका है, द डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन, रिकवरी ऑफ दैट डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब जो टाइम सीमा है, समय सीमा के द्वारा बार्ड हो गई है, और देने वाले ने बताया नहीं कि कौन सी डेट पे लगाना है जो पेमेंट वो कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्क्रिशन आ जाता है क्रेडिटर के पास कि वो अपने डिस्क्रिशन पे उस डेट को डिस्चार्ज करने के लिए भी उस पेमेंट को लगा सकता है, जिसके संबंध में जो डेट जो लॉ है लिमिटेशन ऑफ सूट्स की उससे बार भी हो गई होगा, उसके संबंध में भी उसको लगा सकता है। अब आते हैं 61। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डेट बार भी हो गई लॉ से, उस डेट पर भी वो लगा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी किसी पर्टिकुलर डेट पे नहीं लगा रही है उस पेमेंट को, उसका अप्रोप्रिएट नहीं कर रही, अकाउंट फॉर नहीं कर रही है, वेयर नाइदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन, इस पार्टी ने भी कोई लगाने की बात नहीं की, अपने अकाउंट्स में भी नहीं दिखाया, उस पार्टी ने भी कोई नहीं कहा, पेमेंट हो गया, then payment shall be applied in discharge of debts in order of time। तो टाइम का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, जो पहले की डेट है उसको पहले डिस्चार्ज किया जाएगा, जो बाद की डेट है उसको बाद में डिस्चार्ज किया जाएगा, whether they are or are not barred by the law in force for the time being। और इसमें यह नहीं देखना है कि वो लिमिटेशन ऑफ सूट से बार्ड है कि नहीं है, जो ऑर्डर ऑफ टाइम बस फॉलो करना है, अगर बार्ड भी है तो भी लगा सकते हैं। इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, अगर सारी डेट्स एक ही दिन की हैं, टाइम के ऑर्डर में वो अलग अलग नहीं है, तो फिर प्रोपोर्शनेटली लगाना होगा। द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेबली।
जिस औसत में वो डेट्स की अमाउंट है, उसी औसत में उनको उस पेमेंट को लगा दिया जाएगा, यदि टाइम का भी ऑर्डर नहीं फॉलो किया जा सकता तो। उसके बाद आते हैं 62 पे, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसिशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it, or to rescind or alter it, अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज ये एग्री करती हैं कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट लिया जाए, या पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया जाए यानी कैंसिल कर दिया जाए, या पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर कर दिया जाए, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जरूरी नहीं, क्योंकि जो पार्टीज थी कॉन्ट्रैक्ट की, उन्होंने खुद ये डिसीजन ले लिया कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को या तो वो नया कर देंगे, उसकी जगह पर नया कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे, पूरा हटा देंगे, या उसको कैंसिल ही कर देंगे, या उसको मॉडिफाई कर देंगे। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करना होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने एग्री कर लिया है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा? क्योंकि पार्टियां दोनों एग्रीड हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म के अंतर्गत आ रहा है। जैसे ए मनी ओ कर रहा बी को एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ये एग्री कर लिया जाता है ए बी और सी के बीच में कि बी जो है इसके बाद से सी को अपना डेटर मान लेगा ए के मुकाबले में। ये बात ए बी और सी में तय हो गई है। तो जो पुरानी डेट थी ए की बी के प्रति, अब वो खत्म हो गई, और जो नई डेट थी सी से बी की ओर, वो नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ नोवेशन। नोवेशन मतलब जहां नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने की जगह पे इवज में रख दिया जाता है। और रेसिशन होता है, रिसाइंड से बना है शब्द, कि कैंसिल कर देना कॉन्ट्रैक्ट को, और ऑल्टरेशन होता है मॉडिफिकेशन या बदलाव कर देना। 63 में कहा जा रहा है कि प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट wholly or in part the performance of the promise made to him। अब एक और कंडीशन यहां पे बताई जा रही है जबकि परफॉर्मेंस करना जरूरी नहीं होगा। जहां पर हर प्रोमिसी ही या एवरी प्रोमिसी, हर प्रोमिसी अगर चाहे तो उसको ये राइट है कि वो डिस्पेंस विद कर सकता है, यानी कि हटा के फेंक सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, दूसरे व्यक्ति से कह सकता है कि तुम्हें अपनी प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, या रेमिट कर सकता है, उसको माफ कर सकता है। डिस्पेंस विद कर सकता है, रेमिट कर सकता है, या पूर्णतया या फिर पार्ट में उस प्रॉमिस के परफॉर्मेंस को, जो प्रॉमिस उससे की गई है, मेड टू हिम बाय द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर उसको प्रॉमिस कर रहा है, वो चाहे तो उस प्रॉमिस को डिस्पेंस विद कर दे, रेमिट कर दे, या उसका टाइम एक्सटेंड कर दे, और में एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस, या और में एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फैक्शन विच ही थिंक्स फिट, और या फिर उसकी जगह कोई और संतुष्टि को स्वीकार कर ले। उसको अगर उसकी जगह कोई और जो प्रॉमिस की गई है, उसको प्रॉमिस की इवज में कोई दूसरा सेटिस्फैक्शन से भी अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, कोई दूसरी चीज से भी सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो भी वो अलाउ कर सकता है। अब इलस्ट्रेशन यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो ये है, ए प्रॉमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। ये प्रॉमिस करता है कि वो बी के लिए एक पिक्चर को पेंट करेगा, एंड बी आफ्टरवर्ड्स फॉरबिड्स हिम टू डू सो। बाद में बी मना कर देता है कि इसको नहीं करना है। तो जब बी फॉरबिड कर देना मतलब कि स्पेसिफिकली कह देना कि नहीं करना है, मना कर देना। तो अब ए बाउंड नहीं है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा यह कि ए मान लीजिए कि बी को वो करता है 5,000 रुपये, और ए बी को दे देता है
5,000 रुपये और बी स्वीकार कर लेता है, 5,000 नहीं देता, 2,000 देता है। ए बी को 2,000 रुपये दे देता है और बी उसको पूरी डेट के सेटिस्फेक्शन में स्वीकार कर लेता है कि चलो ठीक है, 2,000 बहुत है, जो भी उसी वक्त दी गई है, उस प्लेस पे दी गई है जहां पर पेड एट द टाइम एंड प्लेस एट विच द 5,000 रुपीज वर पेएबल, द होल डेट इज डिस्चार्ज। अब पूरी डेट डिस्चार्ज मानी जाएगी क्योंकि बी ने स्वीकार कर लिया। तो बी क्या कर सकता है, या तो पूरी तरह से डिस्पेंस विद कर सकता है कि तुमको पे देना ही नहीं है, या रेमिट कर सकता है, तो कैंसिल कर उसको कम कर सकता है या कैंसिल कर सकता है, या फिर उसका टाइम बढ़ा सकता है। ये प्रॉमिसी के पास ये राइट है ही है। उसके बाद 64 में कहा जा रहा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेसिशन, रिसाइंड करने के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था और उसको रिसाइन किया जाता है तो क्या होगा। When a person at whose option a contract is voidable resigns it, किसी पर्सन के ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, हमने ऊपर देखा है कि कब कब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है किसी के ऑप्शन पे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था किसी के ऑप्शन से, उसके पास ऑप्शन था कि उसको वॉइड करवा ले, तो जो दूसरी पार्टी है, द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयरइन, तो चूंकि वो उसके पार्ट पे वॉइडेबल है तो दूसरी पार्टी को कोई प्रॉमिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जो उसमें कंटेंट है, इन विच ही इज द प्रॉमिसर, जिस प्रॉमिस में वो खुद एक प्रॉमिसर है। यानी प्रॉमिसर को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है प्रॉमिस को, यदि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। द पार्टी rescinding a voidable contract shall, if he have received any benefit, तो ऐसे कंडीशन में जो पार्टी रिसाइन कर रही है उस कॉन्ट्रैक्ट को, जिसके ऑप्शन पे वो वॉइडेबल था, उसने रिसाइन कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर उसने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया है उसके अंतर्गत, इफ यू हैव रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर फ्रॉम द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी से अगर कोई बेनिफिट प्राप्त कर लिया है तो वो उस बेनिफिट को रेस्टोर कर देगा, यानी वापस दे देगा, सो फार एज मे बी, जहां तक हो सकता है, टू द पर्सन फ्रॉम होम इट वॉज रिसीव्ड, उस व्यक्ति को दे देगा जिससे उसने रिसीव किया था, जहां तक हो सकता है दे देगा। ये सिचुएशन वो है जैसे मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता हूं। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देता हूं। मैं इसलिए रिसाइन कर देता हूं कि वो मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल था, मेरे पास ऑप्शन था उसको वॉइड घोषित कराने का, तो उसको वॉइड घोषित कराने जाने की बजाय मैं उसको रिसाइन ही कर देता। तो अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करूंगा तो जो अगर मैंने कोई बेनिफिट प्राप्त किया है वो मुझे वापस करना पड़ेगा। और शायद अगर मैं कोर्ट में जाता और उसको वॉइड घोषित कराता कि उस पार्टी ने देखिए मेरे से गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसलिए मैं इसको वॉइड घोषित कर दीजिए, तो हो सकता है कि कॉम्पेंसेशन में मुझे कुछ मिल जाता। लेकिन अगर मैं उसको रिसाइन ही करा देता हूं, उसको वॉइड घोषित नहीं कराता, यानी उसको कैंसिल ही कर देता हूं, तो जो बेनिफिट उस टाइम तक मैंने प्राप्त किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो मुझे वापस करना है जहां तक हो सकेगा। तो जब हम कहते हैं जहां तक हो सकेगा, तो उसके लिए भी लीगल एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि इतना ही दे पाया, उसके बाद बियॉन्ड नहीं दे पाया, लेकिन जहां तक हो सके तो करना ही पड़ेगा। तो कई बार जैसे टाइम नहीं है आपके पास कोर्ट जाने का, आपने रिसाइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, आप वॉइड घोषित करा सकते हैं, आपने कहा मैं कोर्ट जाऊंगा नहीं, मैं बस इसको रिसाइन कर देता हूं, ठीक है, डन, वो रिसाइन आप कर सकते हैं, बस जो बेनिफिट लिया है वो वापस कर दीजिए। अब 65 है, obligation of person who has received the advantage under void agreement or contract that becomes void। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो कि था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक void agreement था, या जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो void हो गया,
या तो एग्रीमेंट ही वॉइड था या कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया था लेकिन बाद में वॉइड हो गया। तो जब भी एक एग्रीमेंट ये पाई जाती है कि वो वॉइड है या जब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन हो जाता है, तो कोई भी पर्सन जिसने कोई रिसीव किया है कोई एडवांटेज ऐसे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में, ही इज बाउंड टू रिस्टोर इट। यानी दोनों में से किसी पर्सन ने भी कोई भी एडवांटेज अगर गेन किया है उससे, क्योंकि इप्सो फैक्टर शुरू से ही वो एग्रीमेंट था ही नहीं, तो जिस दोनों पार्टीज में से जिसने भी कुछ चीज प्राप्त की है उसमें, वो बंधा है उसको वापस देने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, या उसके लिए कॉम्पेंसेशन देने के लिए, और टू मेक कॉम्पेंसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड इट। उस पर्सन को कॉम्पेंसेशन देने के लिए, उसके लिए टू द पर्सन जिससे उसने उसको प्राप्त किया था। यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वॉइड हो गया, बिकम्स वॉइड, या फिर एक एग्रीमेंट जो वॉइड था ही और था लेकिन वो पाया गया कि वो बाद में पाया गया किसी टाइम कि वो वॉइड, पहले नहीं पता था, बाद में पता चला कि वो तो एग्रीमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, तो वॉइड है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों पार्टियां बंधी हुई हैं कि जो जो बेनिफिट लिया है वो दूसरे को वापस करें, क्योंकि देयर वाज नो सच कॉन्ट्रैक्ट। इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए बी को 1,000 रुपये देता है उसके एवज में कि बी प्रॉमिस कर रहा है कि वो सी से शादी करेगा। बी ने प्रॉमिस किया कि वो सी से शादी करेगा जो ए की बेटी है, और इसके लिए ए ने बी को 1,000 रुपये दिए। अब सी जो है, जब प्रॉमिस की गई, सी इज डेड एट दैट टाइम। पार्टियों को पता नहीं था कि सी इज डेड, लेकिन सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द प्रॉमिस, सो दैट एग्रीमेंट वॉज वॉइड, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं। लेकिन बी को वो 1,000 रुपये ए को वापस करना जरूरी है जो उसने प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद बी, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू डिलीवर टू हिम 250 मन ऑफ राइस। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तुमको 250 मन राइस दूंगा 1 मई से पहले। अब ए ने 130 मन डिलीवर कर दिया केवल उस तारीख से पहले, और उसके बाद कुछ भी नहीं डिलीवर किया। 250 की जगह 130 मन डिलीवर कर दिया। बी इस 130 मन को अपने पास रख लेता है 1 मई के बाद। बी इसको 130 मन को अपने पास रख लेता है, तो बी ने यहां पे कोई बेनिफिट प्राप्त कर लिया उसको, तो ही इज बाउंड टू पे ए फॉर देम। तो उसको उसका रेस्टोर करना पड़ेगा या कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे रेस्टोर का सवाल नहीं है, यहाँ पे क्योंकि राइस खराब हो गया होगा या उसी कंडीशन में होगा नहीं, तो यहाँ पे उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा 130 मन राइस का जो उसने प्राप्त कर लिया था। हालांकि ये ए ने अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो चूंकि वो प्रॉमिस को उसने पूरा नहीं किया था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने ए ने बेनिफिट प्राप्त कर लिया था, तो उसका पेमेंट उसको करना होगा। ए एक सिंगर है जो कि बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो बी एक थिएटर का मैनेजर है, कि वो गाएगा उसके थिएटर में दो दो रातों के लिए हर हफ्ते में अगले 2 महीने। और बी ये एग्रीमेंट करता है कि उसको पे करेगा 100 रुपया हर नाइट के परफॉर्मेंस के लिए। छठी नाइट को ए जानबूझ के वहां से गायब हो जाती है थिएटर से, और उसके कॉन्सिक्वेंस में बी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देता है। तो बी को यहाँ पर भी ये जरूरी, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट था जो वॉइड हो गया था। पहले कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन जो वॉइड हो गया, तो बी मस्ट पे ए फॉर द 5 नाइट्स, उन 5 रातों की, क्योंकि उसने रिसीव कर लिया था पेमेंट
बी ने, तो बी को वापस करना पड़ेगा वो 5 नाइट्स के सिंगिंग का जो पेमेंट है जिसमें उसने गाना गाया था। अब आते हैं 66 पर। मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग a rescission of voidable contract. The rescission of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rules as applied to the communication or revocation of the proposal. जिस प्रकार से प्रपोजल कम्युनिकेट या रिवोक होता है वही रूल्स रेसिशन के कम्युनिकेशन पर भी अप्लाई करते हैं। The rescission of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rules as applied to the communication or revocation of a proposal. तो जो रूल्स कम्युनिकेशन या रेवोकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं प्रपोजल के केस में, वही रूल्स रेसिशन के कम्युनिकेशन के लिए भी अप्लाई करेंगे, जहां पर रेसिशन एक वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के लिए किया जा रहा है। जहां हमने देखा था कि अगर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको रिसाइन भी किया जा सकता है, लेकिन जो भी बेनिफिट प्राप्त हुआ है वो वापस करना पड़ता है। नाउ 67 Effect of neglect of promisee to afford promisor reasonable facilities for performance. अगर promisee निग्लेक्ट करता है कि वो promisor को रीजनेबल सहूलियत नहीं देता प्रॉमिस को परफॉर्मेंस करने के लिए, तो उसका क्या असर हुआ? If any promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facilities, अगर कोई भी promisee या तो निग्लेक्ट करता है या मना करता है प्रॉमिसर को देने से रीजनेबल सहूलियत, या तो निग्लेक्ट कर देता है या मना कर देता है उसके प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए, तो प्रॉमिसर को एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, यानी माफ कर दिया जाएगा बाय सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉज देयर बाय। तो अगर उसकी वजह से प्रॉमिसर कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाता तो प्रॉमिसर एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, यानी माफ कर दिया जाएगा अगर उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया क्योंकि प्रॉमिसी ने निग्लेक्ट किया था या रिफ्यूज किया था उसको रीजनेबल फैसिलिटीज देने के लिए। और इसका इलस्ट्रेशन ये है कि जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हारा घर रिपेयर करूंगा। A contracts with B to repair B's house. Now B निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है ए को पॉइंट आउट करने में कौन सी जगह है जहां पे हाउस का रिपेयर होना जरूरी है। रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप बताएंगे तो सही कि क्या चीज रिपेयर करनी है। अगर बी इस बात को निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है बताने से कि कौन सी जगह रिपेयर करनी है घर में, तो अगर ए परफॉर्म नहीं करता तो उसको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए। जो भी उसने परफॉर्मेंस नहीं किया उसके लिए उसको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा और उससे कोई कॉम्पनसेशन नहीं मांगा जा सकता है अगर वो निग्लेक्ट या रिफ्यूजल के द्वारा नॉन परफॉर्मेंस हुआ है। ओके, सो लाइक दैट नाउ वी कम टू चैप्टर 5। चैप्टर 6 तक हमको इसमें कवर करना है, चैप्टर 5 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 5 में ऐसे रिलेशंस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के जैसे नजर आते हैं। ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह के रिलेशंस कॉन्ट्रैक्ट से बनते हैं उसी तरह के रिलेशंस जो हैं उससे मिलते जुलते रिलेशंस कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं होते लेकिन मिलते जुलते रिलेशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला रिलेशन है 68 में। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with the necessaries suited to his condition in life. The person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. अगर एक पर्सन था जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से इनकेपेबल था
हमने देखा है कि कौन सा पर्सन हो सकता है जो कि केपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके प्रावधान जैसे वो ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और सिमिलरली मतलब अगर कोई पर्सन है जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, या कोई ऐसा पर्सन जिसको वो लीगली बंधा हुआ है सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो पर्सन इनकेपेबल है वो किसी और को सपोर्ट करने के लिए बंधा हुआ है, तो या तो किसी और को सपोर्ट करने के लिए बंधा है और या वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है, तो ये पर्सन जो कि इनकेपेबल है, या वो पर्सन जिसके लिए वो बंधा हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए, इन दोनों पर्सन में से किसी के लिए भी अगर कोई सप्लाई दी जाती है, सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरीज, जो इन दोनों लोगों को जो जो भी व्यक्ति एक ज़रूरतें सप्लाई करता है, नेसेसरी सप्लाई करता है जो कि उसके लाइफ के कंडीशन के लिए सूटेड हैं, तो द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड। तो जिस पर्सन ने इन सप्लाईज को फर्निश किया था वो हकदार है कि वो रीइंबर्स किया जाएगा उस प्रॉपर्टी से ऐसे इनकेपेबल पर्सन की। तो यहाँ पर क्या है कि इनके एक पर्सन है जो कि इनकेपेबल है। इनकेपेबल का मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता, और उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति ज़रूरतों सप्लाई करता है, उसके लिए सप्लाई करता है, या वो किसी और को सपोर्ट करने के लिए अगर लीगली बाउंड है तो उसके लिए भी अगर वो सप्लाई करता है, तो यहाँ पर कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं हो रही है, क्योंकि हमने देखा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है देयर शुड बी अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो चूंकि यहाँ रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है, जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है सामान वो तो नहीं कह रहा कि मैं प्रॉमिस करूंगा कुछ आपको, और बस एक व्यक्ति है जो उन दोनों को सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो ऐसी चीज सप्लाई कर रहा है जो उसके लाइफ की कंडीशन के लिए सूटेड है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं है, जो सूटेड है उसके लाइफ के कंडीशन के लिए। तो ऐसे कंडीशन में जो भी व्यक्ति ऐसे सप्लाईज को फर्निश करता है, क्योंकि वो एक परोपकार का काम कर रहा है, किसी को अमीर नहीं बना रहा, जो ज़रूरत है वही सप्लाई कर रहा है। अगर उसको ज़रूरत नहीं मिलेगी तो वो लाइफ में उसकी जो कंडीशन है वो मेंटेन नहीं रह सकती है। तो उसकी लाइफ की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो भी ज़रूरतें सप्लाई करेगा कोई व्यक्ति, तो उसको ये हक हो जाता है कि वो उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से रीइंबर्समेंट ले ले। इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन, क्योंकि वो जो इनकेपेबल पर्सन है या जो दूसरा व्यक्ति उस पर डिपेंडेंट है, वो अपनी नेसेसरीज को खुद इंतजाम नहीं कर पा रहे होंगे, और ये व्यक्ति उनके नेसेसरीज को सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं वो, तो उससे रीइंबर्समेंट हो सकता है इस व्यक्ति का जिसने उनके लिए नेसेसरीज को सप्लाई किया था। ये ऐसे कंडीशन में है जहां पर कि कोई व्यक्ति है, उसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन वो या तो बूढ़ा हो गया या इतना दिमाग नहीं काम कर रहा है, किसी वजह से ऐसे लोग अपने इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं ज़रूरतों का। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर दूसरा व्यक्ति कोई ज़रूरत को पूरा कर देता है तो उससे वो पैसा रिकवर कर सकता है, उसके पास हक है कि उसको रीइंबर्समेंट हो जाए उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से। इलस्ट्रेशन ये है कि ए बी को सप्लाई करता है जो कि लूनेटिक है ज़रूरतें जो सूटेबल हैं उसकी लाइफ की कंडीशन के लिए। अब ए हकदार है कि वो रीइंबर्स होगा बी की प्रॉपर्टी से,
क्योंकि बी एक ल्यूनेटिक है और ल्यूनेटिक पागल है, तो उसके लिए ज़रूरतें सप्लाई कर रहा है ए। बी के पास प्रॉपर्टी है तो उससे उसका पेमेंट हो सकता है। ऐसे ही बी एक लूनेटिक है और ए उसकी वाइफ एंड चिल्ड्रन के लिए, वाइफ एंड चिल्ड्रन मतलब जो कि जिनका वो लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, तो वाइफ एंड चिल्ड्रन के लिए ए सप्लाई करता है नेसेसरीज जो उनके कंडीशन ऑफ लाइफ के लिए सूटेबल हैं, उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर भी ए बी की प्रॉपर्टी से रिइंबर्समेंट ले सकता है, क्योंकि बी जो है वो लीगली बाउंड था सपोर्ट करने के लिए अपने वाइफ और बच्चों को। अब दूसरे सिचुएशन पे आते हैं, जो कि रिलेशन है जो कि रिजेंबल करता है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्रिएट किए गए रिलेशन को, लेकिन है एग्जैक्टली नहीं कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी वो रिजेंबल करता है। A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. एक व्यक्ति है जो कि इंटरेस्टेड है इन द पेमेंट ऑफ मनी, दूसरे का ड्यूटी है कि उसको पे करे, वो बना है लॉ से कि उसको पे करे, और ये भी जो है वो भी चाहता है कि उसको पे करे। एंड हु देयरफॉर पेज इट। अब ये जो पर्सन जो पे कर रहा है ये दूसरे के बिहाफ पे पे कर रहा है, इसी तरह से उसको ये इंटरेस्ट है कि बी जो भी पेमेंट उसको वो कर दे, यानी पेमेंट ए को नहीं करना, पेमेंट करने की जिम्मेदारी बी की है मान लीजिए, लेकिन उसका पेमेंट ए कर दे रहा है क्योंकि ए उसमें इंटरेस्टेड है। मे बी ए हैज सम रिलेशन विद हिम, या किसी भी वजह से ए इस बात में इंटरेस्टेड है कि बी उस राशि का पेमेंट कर दे, लेकिन बी की जगह इसलिए वो खुद ही पेमेंट उसका कर देता है। एंड हु देयरफॉर पेज इट, और ऐसे कंडीशन में ए विल बी एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर पर्सन। पेमेंट करना था बी को, कर दिया ए ने, इसलिए कर दिया क्योंकि वो इंटरेस्टेड था उस पेमेंट में कि पेमेंट हो जाए। वो पेमेंट बाय लॉ बी को पेमेंट करना था, लेकिन कर दिया ए ने। अब ए हकदार होगा कि वो ए बी से रीइंबर्समेंट ले ले। इसका इलस्ट्रेशन है कि बी होल्ड कर रहा है लैंड बंगाल में एक लीज पर, जो कि ए ने ग्रांट की थी। ए जमींदार है, ए ने लीज ग्रांट की हुई है बी को बंगाल में, और बी होल्डर है उस लैंड का उस लीज की वजह से। जो रेवेन्यू ए को देना है सरकार को, वो एरियर में आ गया है और उसके लैंड को एडवर्टाइज कर दिया गया सेल के लिए सरकार ने, कि आप रेवेन्यू नहीं दे रहे, हम आपका लैंड सेल कर देंगे। तो रेवेन्यू लॉ के तहत जो इस सेल के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लॉ ये कहता है कि सेल के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस में बी की लीज एनल हो जाएगी। तो बी तो चाहता नहीं कि उसकी लीज एनल हो, तो बी जो है सेल को प्रिवेंट करना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है कि ए पेमेंट कर दे, और चूंकि ए इंटरेस्टेड है, बी इंटरेस्टेड है कि ए पेमेंट कर दे, वो खुद पेमेंट कर देता सरकार को जो भी सम राशि ड्यू है ए से। ऐसे कंडीशन में ए बंधा हुआ है कि वो बी को मेक गुड करेगा, यानी कि उसको देगा पेमेंट जो भी राशि का उसने पेमेंट सरकार को किया था। ठीक है, तो इसमें ऐसा ये केस है जिसमें कि पेमेंट किसी को करना है, दूसरा व्यक्ति इंटरेस्टेड है कि वो अपना पेमेंट करे, तो चूंकि वो इंटरेस्टेड है लेकिन दूसरा व्यक्ति पे नहीं कर रहा, एरियर में आ गया है, तो ये खुद पेमेंट कर देगा क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड मतलब उसका कोई स्टेक है उसमें, वो उसका नुकसान होगा अगर वो पे नहीं करता है, तो इसलिए वो पे कर देता है और ए के बिहाफ पे बी पे कर देता है। तो
इस तरह से पेमेंट करने से वो अपना रीइंबर्समेंट भी ले सकता है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 70। सेक्शन 70 कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट। ग्रेट्यूटस एक्ट वो होता है जो एहसान के तौर पे किया जाता है। नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट वो है जो एहसान के तौर पे नहीं किया जाता। वेयर ए पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, जब कोई भी व्यक्ति लॉफुली कोई चीज करता है दूसरे पर्सन के लिए, या कोई चीज उसको डिलीवर करता है, और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेट्यूटसली, और उसका ये इंटेंशन नहीं है कि वो एहसान के तौर पे उसको करेगा। भाई लॉफुली किसी के लिए कुछ कर रहा है वो, या उसको कुछ डिलीवर कर रहा है, उसका ये इंटेंशन नहीं है कि वो एहसान के तौर पे करेगा। एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, और वो दूसरा पर्सन जो है उसका बेनिफिट एंजॉय करता है। द लैटर इज बाउंड टू मेक द कॉम्पेंसेशन टू द फॉर्मर, तो जो बाद वाला है वो बंधा हुआ है कि वो पहले वाले को कॉम्पेंसेशन देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग्स सो डन और डिलीवर, उन चीज़ों के रिस्पेक्ट में या उनको रिस्टोर करने के लिए जो भी चीज़ उसने दी थी या डिलीवर की थी उसको कॉम्पेंसेट करेगा। वो बंधा हुआ है कॉम्पेंसेशन करने के लिए। यहाँ पर ड्यूटी बन जाती है जो प्राप्त कर रहा है, जो बेनिफिट को एंजॉय कर रहा है, जो नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट के बेनिफिट को एंजॉय कर रहा है, कि वो उसके इवज में कॉम्पेंसेशन करेगा या रिस्टोर करेगा जो भी चीज़ की गई थी या डिलीवर की गई, या तो कॉम्पेंसेशन करेगा या चीज़ को रिस्टोर करेगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन इसमें है। ये एक ट्रेड्समैन है, वो ए ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, वो गुड्स को बी के घर पे छोड़ देता है गलती से। बी उन गुड्स को अपना मान लेता है। ए ने तो गलती से छोड़ दिया था, यानी कोई एहसान करने का उसका मोटिव नहीं था, उसे सामान गलती से छूट गया। अब बी उस सामान को अपना मान लेता है, तो बी को पे करना पड़ेगा ए को उसके लिए, या कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 71। 71 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। जो गुड्स को पाता है उसकी क्या जिम्मेदारी है। A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a bailee. एक पर्सन जो कि ऐसे गुड्स को पाता है जो कि दूसरे के हैं, उसके नहीं हैं, लेकिन ये पा लेता है और उनको अपनी कस्टडी में ले लेता है, उन गुड्स को वो अपनी कस्टडी में ले लेता है, तो ऐसे कंडीशन में वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होगी जो एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बेली का मतलब ये है कि वो जो जिम्मेदारी ले रहा है दूसरे के बिहाफ पे, और बेल के अलग कंडीशंस हैं जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे पढ़ेंगे। लेकिन बेली की जो भी जिम्मेदारी होती है, यानी जो व्यक्ति दूसरे के गुड्स की जिम्मेदारी ले रहा है, तो उसकी भी वही जिम्मेदारी है, क्योंकि वो गुड्स उसने अपने कस्टडी में ले लिए थे, किसी और के थे, तो उसको वैसे ही ध्यान रखना पड़ेगा उन गुड्स का और उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। या तो उनको अपनी कस्टडी में ना लेता वो, लेकिन अगर किसी दूसरे के गुड्स वो पाता है अपनी कस्टडी में ले लेता है, तो उसकी वही जिम्मेदारी होगी जो कि बेले की होगी। अब 72 में कहा जा रहा है liability of the person to whom money is paid or things delivered by mistake or under coercion. A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. जिसको कोई पैसा पे किया जाता है, जिस पर्सन को भी कोई पैसा पे किया जाता है, या जिस पर्सन को कोई चीज़ डिलीवर की जाती है, या तो वो मिस्टेक से की जाती है या फिर ज़बरदस्ती के तहत की जाती है, अंडर क्वेश्चन की जाती है,
उसके लिए ज़रूरी है कि उसको रीपे करे या उसको वापस कर दे। या तो गलती से उसको पे कर दिया गया, या फिर उसके ऊपर जोर जबरदस्ती की गई तब उसने पे कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में जो भी व्यक्ति इसका कोई चीज का पेमेंट करता है, उसके लिए जरूरी है कि या तो वो उसको रीपे करे या उसको रिटर्न करे। इलस्ट्रेशन है, ए और बी जॉइंटली 100 रुपए ओ करते हैं सी को। ए और बी जॉइंटली सी को 100 रुपए ओ करते हैं। ए अलोन पेज द अमाउंट टू सी, और ए जो है वो सी को अकेले अमाउंट पे कर देता है। वैसे जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ए और बी की, लेकिन पेमेंट ए अकेला ही कर दे रहा है और बी इस बात को नहीं जानता, एंड बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट कि ए ने मेरा भी पेमेंट कर दिया है, ही पेज 100 रुपीज ओवर अगेन टू सी। तो वो भी 100 रुपये सी को दे देता है। तो यहां पर जो पेमेंट किया जा रहा है बाय मिस्टेक किया जा रहा है। उसको पेमेंट करना नहीं था, लेकिन उसको पता नहीं था तो उसने पेमेंट कर दिया, तो बाय मिस्टेक हो रहा है ये। तो इसलिए सी इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट टू बी। तो सी बंधा है कि उस अमाउंट को वो बी को वापस करेगा। उसके बाद अगला इलस्ट्रेशन है, अ रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर अप सर्टेन गुड्स टू द कंसाइनी। एक रेलवे कंपनी है जो कि चंद सामान को कंसाइनी को डिलीवर करने से मना कर देती। A railway company refuses to deliver certain goods to the consignee except upon the payment of an illegal charge for carriage, सिवाय ये कि वो इलीगल चार्ज का पेमेंट करे उसको सामान को ले आने के लिए। अगर वो इलीगल चार्ज का पेमेंट नहीं करता है तो वो सामान नहीं ले जाएगी कंपनी, रेलवे कंपनी कह रही है। तो यहाँ पर रेलवे कंपनी क्या मांग रही है, क्वेश्चन कर रही है उसके ऊपर, उसको जोर डाल रही है कि इलीगल पेमेंट करो तब हम ले जाएंगे सामान। दिस इज अ केस ऑफ क्वेश्चन। So the consignee pays the sum so charged in order to obtain the goods. जो कंसाइनी है वो पे कर देता है, भाई क्या करें, इलीगल चार्ज मांग रहे, पैसे गुड्स देंगे ही नहीं वो अगर वो इलीगल पेमेंट नहीं करता। तो कंसाइनी जो भी चार्ज किया जा रहा है राशि वो पे कर देता है गुड्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर सो मच ऑफ द चार्ज एज वाज इलीगली एक्सेसिव। जो भी ज्यादा चार्ज था, जो एक्सेस चार्ज था यानी इलीगली एक्सेसिव था, तो एक क्वेश्चन के रूप में उससे लिया गया था, वो उसको एंटाइटल्ड है कि वो रिकवर कर सकता है। एंटाइटल्ड है, रिकवर कर सकता है, नहीं कि वो कोर्ट जाके सूट फाइल करेगा और उस तरह से उसको रिकवर कर लेगा। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 6 में सेक्शन 73 से शुरू है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस आप देख सकते हैं। 74 में भी काफी सारे इलस्ट्रेशंस हैं, एंड 75 तो sections कम है, but there are lots of illustrations here. So we'll be doing these three sections in detail, and apart from these sections we'll do some other section जिसका हमारा वीडियो नहीं पूरा ठीक से बन पाया था, तो वो sections भी साथ में कवर कर लेंगे फिर से, and that we'll do tomorrow. So we come to the end of this session today, morning session.